कहानी का ये तीसरा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अमायरा पूरी रात खिड़की पर बैठी बाहर आसमान और उसमें खिले चांद तारों को देखती रही और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। अपने घर वालों की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। कभी गांव से बाहर गई नहीं थी। दुनिया उसने देखी ही कहाँ थी। आंखों ही आंखों में सुबह हो गई। आज शादी का दिन था। जैसा कि विशाखा जी ने बोल रखा था, शादी सादे तरीके से होगी तो वैसे ही होनी थी। मीना जी ने एक बैग में अमायरा के लिए कुछ साड़ियाँ और सूट पैक कर दिए थे। वो पहले से ही कुछ जेवर भी रख रही थी अमायरा के लिए, जैसे कान के बूंदे, चूड़ियाँ आदि। हालांकि ठाकुर साहब ने कुछ भी लेने से इनकार किया था, लेकिन किशन जी भी अपनी खुशी में ये सब उसे दे रहे थे। अमारा को नीता और आसपास की लड़कियों ने मिलकर तैयार किया था। वो लाल सिल्क की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। संग्राम भी तैयार हो चुका था। वो अच्छा खासा रेडी हुआ था और काफी खुश भी था। बहुत खुश होने से अनिका दरवाजे से ही उसे देखते हुए बोली। संग्राम को ऐसे तैयार होते देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। संग्राम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अनिका आंखों में नमी लिए फिर बोली, बोलो ना, इतना खुश क्यों हो? ये शादी एक डील की तरह ही तो होनी है, कुछ खास नहीं। यहाँ से निकलने के बाद वो कहीं और हम कहीं। और क्या मतलब है? संग्राम ने इस बार अनिका को देखकर पूछा। अनिका बोली, मेरा मतलब तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। फिलहाल 2 साल तुम्हारी फैमिली उसे झेलेगी, मतलब वो तुम्हारी फैमिली को झेलेगी। उसके बाद उसका पत्ता कट जाएगा वहां से। संग्राम ये बात जानता था, लेकिन उसने उतना नहीं सोचा। उसे कहाँ मालूम था कि विशाखा जी और वंदना जी ने एक अलग ही खिचड़ी पकाई है, जिसकी खबर पूरी तरह से किसी को नहीं है, यहाँ तक कि संग्राम तक को नहीं है। वो तो बस इसलिए खुश है कि 2 साल तक वो अमारा को अपना शिकार बना सकता है, वो भी बिना किसी रोक टोक के। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं। आज उसे अमारा के साथ मन मर्जी करने का लाइसेंस मिल जाएगा। फिर वो जो चाहे करेगा उसके साथ। फिलहाल बस फैमिली के ही लोग अमारा के घर के लिए निकल चुके थे। आज किशन जी ने अपने बेटे के घर को बहुत सुंदर तरीके से सजवाया था। कोई भी इंसान अगर सुकून चाहता हो तो वो यहाँ रुकने का मन बना लेता। अमारा को मीरा जी ने पूरी तरह से घूंघट में रखा हुआ था, पर संग्राम चाहता था वो उसे देखे, उसके चेहरे पर आ रहे भावों को देखे, लेकिन वो इन सब चीजों से वंचित रह गया था। आखिरी में सिंदूर दान के समय उसने अमारा को देखा। उसकी नजर उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, शादी हो गई। अब अमारा की विदाई का समय था। अमारा को अब और भी बेचैनी महसूस होने लगी। संग्राम के साथ वह हर कमरे में आई और दिया जलाया गया। वह हर कमरे को आखिरी बार देख रही थी और दिया जला रही थी, जैसे वो दिया नहीं, उसकी खुद की चिता हो। मीना जी भी खूब रोई, लेकिन उन्होंने अमारा को कहा कि ये खुशी के आंसू हैं और वो भी खुशी खुशी उस घर में जाए। संग्राम जैसा पति मिलना उसका सौभाग्य है। अमारा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप रही और चुपचाप आंसू बहाती रही। बस रियांश और अपने बाबा से मिलकर खूब रोई और रियांश और बाबा को अच्छे से रहने के लिए कहकर उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर उन लोगों के साथ विदा हो गई जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले थे। आज नीता की वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अगर समय रहते वो सब कुछ किशन जी को बता देती तो शायद अमारा संग्राम के दुष्परिणामों का शिकार ना होती। खैर, वो लोग हवेली में पहुंच चुके थे। वहां बस दादी ने ही आरती उतारी, बाकी किसी को कोई मतलब ही नहीं था। जो ननंद की और सास की रस्में होती हैं, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। बस अमारा को कमरे में पहुंचा दिया गया। शायद संग्राम ने रोहित और विक्की को कुछ इंतजाम करने के लिए कहा था, इसलिए कमरे में बेड पर ढेर सारे फूल बिखरे हुए थे और कोने कोने में महकती हुई मोमबत्ती जल रही थी। तभी एक औरत आई जो कि वहां काम करती है। बहू रानी जी, अगर आपको फ्रेश होना है तो फिर वॉशरूम में हो आइए, मैं खाना ले आती हूँ। अमारे ने हाँ में सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, खाना नहीं खाना है, आज हमारे घर का रिवाज है। कमरे में आती हुई विशाखा जी बोली। साथ में वंदना जी भी थी। तुम जाओ, विशाखा जी ने उस औरत से कहा और अंदर आ गई। अमारा नीचे देख रही थी।
विशाखा जी उसे नफरत से घूरकर बोली, ए लड़की, मुझे पता है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और इंतजार भी मत करना कि कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा पहला दिन कुछ यादगार होना चाहिए ना। और हाँ, खुद को यहाँ की बहू समझने की तो भूल ही मत करना। बस समझ लो, मेरे बेटे के लिए उसका मन बहलाने का सामान हो। जिस दिन उसका मन भर गया, सब कुछ खत्म। अमारा को विशाखा जी की बात सुनकर उनसे खिंसी आ रही थी। कोई माँ भला इतनी घटिया सोच कैसे रख सकती है? मतलब वो शहर से है, इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं कि ऐसी बातें करें, वो भी अपने बेटे के लिए। चलो भी वैशु, अपना टाइम क्यों उस फूलवाली के सामने बर्बाद करना। वंदना जी ने घृणा से अमारा को देखते हुए कहा, फूलवाली, ये कैसा शब्द था? अमाया ने वंदना जी की तरफ देखा। खैर, खुद ही कुछ देर बकवास करने के बाद वो दोनों जा चुकी थी। अमाया को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था उनसे, क्योंकि असल घाव तो उसे खुद के घर से मिले थे। ये तो फिर भी पराये थे। आखिर इनको पराया क्यों न समझा जाए, जब अमारा इनकी कुछ लगती ही नहीं तो। अमारा ने अपना मुंह धोया और बैठ गई। रात के करीब 11 बजे हुए थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। संग्राम आ चुका था। अमाया ने नजरें नीचे कर ली। वो उठकर खड़ी हो गई एक साइड। संग्राम मुस्कुराया और दरवाजा लॉक कर लिया। अमारा वैसे ही खड़ी रही। संग्राम चलकर उसके करीब आ गया। उसने अपने एक हाथ से उसका चेहरा उठाया, लेकिन अमारा ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। संग्राम के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसने झटके से अमारा को गोद में उठा लिया और बालकनी के पास ले आया, जहां एक बड़ा सा झूला लगा हुआ था। अमारा को कुछ समझ नहीं आया संग्राम क्या करना चाहता था, लेकिन वो चुप रही। उसने कोई विरोध भी नहीं किया। संग्राम बोला, मैं तुमसे यहाँ रोमांस करना चाहता हूँ, फिर प्यार भी करूँगा। संग्राम उसे लेकर झूले पर बैठ गया। वहां भी फूल बिखरे हुए थे। संग्राम ने अमारा का पल्लू हटा दिया और उसके अधरों को अपने अधरों के कब्जे में जकड़ लिया। वो उसे काट रहा था। अमारा के मुंह से सिसकी निकल गई। संग्राम ने अमारा के चेहरे को जोर से अपने करीब किया और पागलों की तरह से चूमने लगा। आह! अमारा फिर से करहा उठी, लेकिन संग्राम पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो अब जबरदस्ती उसे अपने करीब लाने लगा। अमारा कभी कभी पीछे हट जाती तो संग्राम उसे जोर से पकड़ लेता। अब वो उसे बेड पर उठा कर ले गया और उस पर टूट पड़ा। उसे अमारे के दर्द से कोई वास्ता नहीं था। अमारा के दर्द का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह अपनी धुन में उसके साथ मनमानी करता जा रहा था। पूरी रात अमारा ने रोते सिसकते हुए दर्द में गुजारी थी। उसके दिल के किसी कोने में लगा था, शायद संग्राम शादी के बाद उससे प्यार से पेश आएगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा, शायद वो उसे अपनी बीवी समझेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संग्राम ने बस अपनी इच्छा पूरी की थी। सुबह का समय था जब अमारा की नींद खुली। वह हड़बड़ा कर उठ गई। संग्राम उसके बगल में ही सो रहा था। उसका एक हाथ अमारा के पेट पर था। अमारा ने अपने कपड़े ठीक किए और उठकर फ्रेश होने चली गई। उससे फिलहाल ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब तो उसके साथ रोज यही होना था। शायद अब यही उसका मुकद्दर था। अमारा जैसे तैसे जाकर फ्रेश हुई और साड़ी पहनकर तैयार हो गई। आज उसका दिल रो रहा था। उसकी गर्दन पर ढेर सारे निशान बने हुए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमारे ने दरवाजा खोला तो सामने अनिका खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हुई पड़ी थी। वैसे तो अनिका की सुबह 10 से 11 बजे तक होती थी, लेकिन पिछली रात वो सोई ही नहीं थी। वो अमारा को बुलाने आई थी। वो अमारा को गुस्से से घूरते हुए बोली, चलो, तुम्हें दादी ने बुलाया है। अनिका ने पीछे देखते हुए कहा था। जाहिर सी बात है उसकी नजरें संग्राम को देखना चाहती थी। अमारा नीचे आई तो दादी उसे मंदिर ले गई और पहली रसोई के बारे में समझाने लगी। अनिका संग्राम के कमरे में थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया और संग्राम के बगल में लेट गई। संग्राम ने करवट बदली और अमारा समझकर अनिका को बाहों में भर लिया। वो आंखें बंद की हुई बोला, तुम अभी कहीं मत जाओ, मेरा तो मन भी नहीं भरा तुमसे। वो सीधा अनिका के ऊपर आ गया, लेकिन अचानक से उठकर बैठ गया और अनिका को देखकर चौंक गया और हैरानी से अनिका को देखने लगा। अनिका उसे ऐसे हैरान देखकर बोली, क्या हुआ सैम? मैं हूँ, तुम्हारी बीवी फिलहाल अपने काम में लगी है, जो उसकी असली औकात है उसमें।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा काम है। संग्राम इधर उधर देखते हुए बोला तो अनिका बोली, मैंने कहा तो सबके लिए नीचे खाना बना रही है, नौकरों वाले काम करेगी ना। अब यही तो उसका काम है। कहीं तुम सच में उसे बीवी तो नहीं मानने लगे? तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए उसके बाप ने तुम्हें मारा था और वो जिसने तुम पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया था? संग्राम का दिमाग फिर से नफरत से भर उठा। वो अपने मन में सोचने लगा, सच ही तो कहा ने, मैं कल रात से सच में अमारा को बीवी ही मान रहा था। उसे बस प्यार किया, उसे जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे। उसे मारता, उसे तकलीफ देता, तभी तो मेरा हर बदला पूरा होता। संग्राम को सोचते देखकर अनिका बोली, क्या सोच रहे हो डार्लिंग? तुम्हें अमारा सच में पसंद तो नहीं आ गई ना? संग्राम बिना कुछ कहे उठा और वॉशरूम की तरफ फट गया। अनिका गुस्से से उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी और गुस्से में बड़बड़ाने लगी, तुम बस नौकरानी की तरह ट्रीट की जाओगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मैंने जो मेरे सैम को मुझसे छीन लिया तुमने? अमाया ने नाश्ता तैयार किया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। संग्राम की नज़र में उसने अमारा को प्यार किया था, लेकिन अमारा ही जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ था, उसे कितना दर्द हो रहा था। सबने मन से खाना खाया। मॉम एक बात बोलूं? लीना खाते हुए बोली। विशाखा जी बोली, लीना बोलो। लीना मुस्कुराकर बोली, मॉम ये फूल वाली खाना अच्छा बनाती है, इसे ऐसे कुक रख सकते हैं, वो भी फ्री का। क्या बोलते हो? विशाखा जी शातिर मुस्कान के साथ बोली, सही कहा तुमने, पैसे भी बचेंगे और अपनी औकात में भी रहेगी। संग्राम नीचे आया, उसने खाना खाया। अमारा ने ही उसे खाना परोसा। उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थी। वो अमारा को गहरी नजरों से देख रहा था। विशाखा जी ने कह दिया था वो अब मुंबई के लिए निकलेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत दिन हो गए थे और ठाकुर साहब की तबीयत ठीक हो गई थी, इसलिए अब उन्हें यहाँ ठहरना नहीं था। हाँ बाबूजी, अब हम जाएंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए मुझे मनाली भी जाना है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो ना कहना सही नहीं होगा, अर्जित सिंह ने कहा। ठीक है बेटा, तुम लोग चले जाओ, बस एक बार अमारा के घर वालों से अमारा मिल ले तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर जाने कब उसका यहाँ आना होगा। हाँ, संग्राम लेकर चला जाएगा। मैं सोच रहा था आज ही तुम लोग चले जाओ, आज रात वहीं ठहर जाना, कल हमें निकलना है, अरिजीत जी ने संग्राम को देखते हुए कहा। संग्राम ने हामी भरी और उठकर अपने कमरे में चल गया। अमारा भी थोड़ा बहुत खाकर कमरे में आ गई। शाम को उन्हें वहां जाना था। अमारा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो फिर से अपने घर जाए। संग्राम फिलहाल वहां नहीं था। अमारा थोड़ा सा लेट गई, उसे हल्की सी नींद आ गई। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे सहला रहा है। अमारा ने आंखें खोली तो संग्राम था जो कि उसके बगल में बैठा हुआ उसे सहला रहा था। अमारा हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। कोई बात नहीं, सो जाओ, वैसे भी तुम्हारे घर में हमारी सेकंड सुहागरात होगी और मैं तुम्हें अभी तंग नहीं करूंगा, सो जाओ, संग्राम ने हंसते हुए कहा। अमारा ने कुछ नहीं कहा तो संग्राम को और जोर से गुस्सा आया। मैं पागल हूँ जो बोलते रहता हूँ और तुम चुपचाप सुनती रहती हो? हाँ, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, बोलो। संग्राम ने अमारा को जोर से पकड़कर झंझोड़ दिया। अमारा सिसक उठी। क्या कहे हम, बोलिए, अमारा ने रोते हुए कहा। कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो, मुझे सुनना है, तुम कुछ भी बोलो। संग्राम उसके चेहरे को पढ़ता हुआ बोला। अमारा की आंखें बंद थी और संग्राम ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तुम ऐसे चुपचाप अच्छी नहीं लगती, तुम रोते हुए अच्छी लगती हो। संग्राम ने अमारा को कई चांटे मारे, लेकिन अमारा वैसी ही बैठी रही, वो हिली भी नहीं। उसके गाल लाल हो गए थे, वो बस सिसक रही थी। तुम्हारा बाप, उसे बोल देना मुझसे माफी मांगे, वरना ऐसे ही पीट पीट कर तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सोच लो तुम्हारे साथ रोज क्या होगा। ये कहकर संग्राम गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और अमारा अपने घुटनों में सिर रख कर बैठ गई और घंटों से सकती रही। जब उसके घर में कोई उसकी सुनने वाला नहीं था तो ये तो उसकी ससुराल है, यहाँ कौन उसकी सुनेगा। शाम को वो लोग अमारा के घर के लिए निकलने लगे। अमारा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जबरदस्ती दादी ने भेज दिया। मीना जी ने पूरी तैयारी की थी। नीता ने अमारा के लिए कमरा तैयार कर रखा था। रात के खाने के बाद संग्राम बार बार अमारा को देख रहा था। वो चाहता था अमारा किशन जी को ये सब बोले, लेकिन अमारा ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर होना क्या था?
कमरे में जाने के बाद अमारा को संग्राम ने बेतहाशा पीटा। डर के मारे अमारा सिसकी भी नहीं। वो नहीं चाहती थी ये सब किसी को भी पता चले। रात भर अमारा को संग्राम ने तंग किया, उसके साथ जबरदस्ती की और अंत में उसके जिस्म को सिगरेट से दागा। लेकिन अमारा ने अपने मुंह को कंबल में घुसा दिया और वैसे ही रोती रही। संग्राम वहशी बन चुका था। उसे अमारा पर कोई तरस कोई दया नहीं आ रही थी। सुबह अमारा नहाकर तैयार हुई और बाहर आई। उसके हाथों और गर्दन पर फोले पड़े हुए थे। वो मीना जी के पास आई। मीना जी अपने कमरे में थी। माँ, अमार ने धीरे से कहा। उसकी आंखें गीली थी। तभी ताई जी और नीता भी वहां आ गए। उन्हें भी अमारा का इंतजार था। आखिर आज अमारा मुंबई जाने वाली थी। हाँ बोलो बेटा, अंदर आओ। अरे दीदी, आप भी आइए ना। मीना जी ने ताई जी को भी अंदर बुलाया। अमारा कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक करने लगी। अरे ये दरवाज़ा क्यों बंद कर रही है? ताई जी ने घबरा कर कहा, जैसे अमारा उनके साथ कुछ गलत कर देगी। अमारा एक मिनट भी नहीं रुकी। उसने तुरंत अपना पल्लू गिरा दिया। हमें नहीं जाना माँ, वो अपने घाव दिखा कर रोने लगी। मीना जी ने आश्चर्य से अमारा को देखा। नीता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ताई जी आंखें फाड़े अमारा को देखती रही। हमें बहुत दर्द होता है माँ। आप हमें जो कहेंगी हम करेंगे। जहाँ बोलेगी वहाँ रह लेंगे। जिस भी कमरे में रहने को कहेंगी हम रह लेंगे। जो खाने को देंगी वो खा लेंगे। जो भी काम कहेंगी कर लेंगे। घर का सारा काम भी कर लेंगे। कभी कुछ नहीं मांगेंगे। कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे। घर के बाहर कभी कदम नहीं रखेंगे माँ। लेकिन हमें वहाँ मत भेजिए, हम मर जाएंगे माँ। अमारा ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी। मीना जी अमारा की तरफ झुकी और उसे पूरी तरह से देखा। अमारा के पेट और छाती में बहुत सारे निशान थे। उसके गाल में उंगलियों के निशान थे। ताई जी मीना जी की तरफ देखने लगी और बोली, अगर अमारा को यहाँ रखेंगे तो नीता उसकी शादी में रुकावटें आएंगी मीना। कुछ दिन के लिए अमारा को उनके साथ ससुराल भेज दे, उसके बाद ले आना। अमारा ताई जी की तरफ आस से देखकर बोली, तब तक हम मर जाएंगे ताई जी। 2 दिन में ही हमारा ये हाल है। कुछ दिन बाद हम बचेंगे ही नहीं। ताई जी बोली, अरे मैं बात करूंगी ना संग्राम जी से। उन्हें कितना कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है तेरे साथ। एक तो कम पढ़ी लिखी, ऊपर से तू उनकी बात नहीं मानती। अरे तभी तो उनको गुस्सा आता है। अमारा सिसकते हुए बोली, नहीं ताई जी, हमें नहीं जाना। अमारा कितनी देर तक एक ही रट लगाती रही, लेकिन मीना जी ने कुछ नहीं कहा। अंत में अमारा विदा हो गई। संग्राम ने उसे ज्यादा देर रुकने ही नहीं दिया। ना ही मीना जी ने कुछ कहा। अमारा बस जाते हुए मीना जी को एक आस से देखती रही कि शायद उसकी माँ को उस पर थोड़ा सा तरस आ जाए, पर ऐसा ना हो सका और सिसकते हुए अमारा एक अनजान सफर के लिए विदा हो गई। अब उसने खुद को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। वो लोग हवेली आ चुके थे। अमारा का बैग तो पैक ही था। संग्राम का भी पैक हो चुका था। सभी शाम को निकलने लगे तो दादी ने अमारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी भी जानते थे अमारा ठीक नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। संग्राम को बदलना बहुत मुश्किल था। अमारा पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। सभी बातें करते, लेकिन अमारा की तरफ कोई देखता भी नहीं, जैसे वहां अमारा हो ही नहीं। सुबह बेहद शानदार बंगले के बाहर गाड़ी आकर रुकी। मिनट भर में वहां सर्वेंट्स दौड़े चले आए। उन्होंने सारे बैग्स उठा लिए। अमारा भी अंदर जाने लगी। तब वंदना जी ने उसे रोक लिया और बोली, कहाँ जा रही हो? सैम के कमरे में जाना है तुम्हें? अमारा ने कुछ नहीं कहा तो वो आगे बोले, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखाऊंगी आज मैं। ये कहकर वंदना जी उसे खींच कर ले गई। अमारा हर मुसीबत के लिए तैयार थी। उसे मालूम था ये लोग उसे अच्छे से तो रखेंगे नहीं, जरूर कुछ ना कुछ होगा ही। उसने आखिरी बार अपनी माँ से उम्मीद की थी, उन्हें अपनी चोट दिखाई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली तो अब तो उसका कोई सहारा था ही नहीं। उसने अपने मन को खड़ा किया। अब तो उसे आदत डालनी होगी मार खाने की, बदसलूकी सहने की। वंदना जी उसे एक छोटे से गलियारे में लेकर आई और एक छोटे से कमरे में लाकर पटक दिया। वहां बस एक आदमी के रहने के लिए ही जगह थी।
वहीं कोने में एक चटाई और कंबल रखा हुआ था। शायद वंदना जी ने पहले से नौकरों को कह दिया होगा। वो अमारा को देखकर गुस्से में बोली, यहीं रहना है तुझे? संग्राम के कमरे की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो आंखें निकाल लूंगी। अमारा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उस राक्षस को पति मानती भी नहीं थी। उसे तो ये जगह उसके कमरे से लाख गुना अच्छी लगी, क्योंकि वो यहाँ कम से कम जबरदस्ती तो नहीं करता। वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। आज वो पूरे दिन उस कमरे में ही रही। सभी ने डिनर किया, लेकिन अमायरा को किसी ने खाना नहीं दिया। अब सब अपने कमरे में थे। संग्राम अमायरा को ढूंढ रहा था, लेकिन अनिका ने उसे कहीं जाने भी नहीं दिया। अमायरा उस रात चैन की नींद सोई। अगली सुबह से बेखबर। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि कल की सुबह उसकी जिंदगी में कितने सारे तूफान लाएगी। अगली सुबह अमायरा उठकर नहा कर तैयार थी। जब एक नौकर उसे लेने आई, अमारा नीचे आ गई तो वंदना जी उसे पकड़कर बाहर ले आई। वंदना जी ने उसे घूर कर देखा और बोली, ये क्या नौटंकी है तेरी? ये सिंदूर किसके नाम का लगा रखा है, बदचलन लड़की? यह कहकर वंदना जी ने पानी का पाइप लिया और उसके सिर को धोने लगी। अमारा पानी की तेज धार से अकबका रही थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। करीब 1 घंटे तक उसे पानी में रखा और सिंदूर धो दिया। कविता, इसे ले जाओ और नौकरों वाले काम समझाओ। आज से ये लीना की पर्सनल नौकर है, विशाखा जी ने ऑर्डर दिया। होना तो यही था, क्योंकि विशाखा जी ने पहले ही कह दिया था कि वो अमारा को कभी बहू मानेगी ही नहीं। एक ही दिन हुआ था अमारा को मुंबई आए हुए, जब उसकी किस्मत का फैसला सुना दिया गया था। अमारा जाने लगी तो वंदना जी बोली, और सुनो, अपनी हद में रहोगी तो फायदे में रहोगी, वरना घर से धक्के देकर निकालेंगे। नहीं वंदना, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शादी ही गैर कानूनी है। इसके परिवार वालों ने अगर कुछ भी कंप्लेन की तो हम फंस सकते हैं, विशाखा जी ने कहा। वंदना जी शातिर मुस्कान के साथ बोली, ओह तो ये बात है, लेकिन फिर तो इसके घर वाले भी जेल की हवा खाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही करवाई है ये शादी। वैसे भी इस शादी की कोई वैल्यू नहीं है। जैसा तुमने कहा, शादी ही गैर कानूनी है। ये बस 16 की है। हाँ, बस 2 साल इसे जेल में फिर कहीं फेंक देंगे, विशाखा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। अमारा वैसे ही सिर झुकाकर बैठी रही। जब वो दोनों बातें कर रही थी और उन दोनों की बातें सुनती रही, वंदना जी बोली, चलो सही है, वैसे किटी पार्टी का क्या करना है? इनवाइट करोगी ना फ्रेंड्स को? मुझे इसके बाद सैम और एनी की सगाई करवानी है। देखो वैशु, मेरी बेटी वैसे भी बहुत ज़्यादा सैड हो गई है जब से ये हादसा हुआ है। फिर भी वो संग्राम के बिना नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं ये सगाई जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ, विशाखा जी ने जवाब दिया। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। बस मुझे अर्जित जी को थोड़ा सा समझाना होगा, क्योंकि वो मानेंगे नहीं इतनी जल्दी। वंदना जी बोली, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि फिर अर्जित जी का मनाली वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो तुम तो उनके साथ वहाँ शिफ्ट हो जाओगी। मैं चाहती हूँ अमेरिका का काम सैम संभाले, विशाखा जी बोली। सैम ही संभालेगा, तुम फिक्र मत करो। फिर विशाखा जी ने अमायरा की तरफ देखते हुए कहा, इसका क्या करना है? अमायरा नीचे बैठी हुई थी, उसकी नजरें अभी भी नीचे थी। वो हल्का हल्का कांप रही थी। वंदना जी बोली, फिलहाल तो इसे इसके कमरे में भेज दो, हो सके तो कुछ खिलाओ पिलाओ, बाकी कल से तो काम करेगी घर का। अब इसे बैठे बैठे खिला तो नहीं सकते ना? विशाखा जी ने इशारा किया तो कविता नाम की मैड अमायरा को उठाकर उसके कमरे में ले गई। उसने थोड़ा सा खाना भी अमायरा के कमरे में पहुंचा दिया। करीब 3 दिनों से भूखी अमायरा की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खा लिया। वो खाते हुए रो रही थी। उसे बस मीना जी के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे, 1 से 2 रोटी तो हम गायों और कुत्तों को डाल देते हैं। वो रोते हुए सोच रही थी, हम इतने बोझ थे क्या माँ? अमारा वैसे ही नीचे पड़ी रही। उसकी मांग का सिंदूर भी मिट चुका था। सच कहा था वंदना जी ने, उसकी शादी कहीं से भी मान्य नहीं थी, लेकिन अब संग्राम शायद उससे दूर रहे क्योंकि उसकी सगाई होने वाली थी। लेकिन अमारा कहाँ जाएगी, क्या करेगी? आखिर उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला था, खुद अमारा भी नहीं जानती थी। उसे रहने के लिए वही गलियारे वाला कमरा मिला था जिसमें थोड़ी सी जगह थी। 4 दिन बीत चुके थे। अब घर के गंदे बर्तन, सफाई, गार्डन की सफाई, सब कुछ अमारा के जिम्मे में था। सुबह 4 बजे उठकर वो सारे काम निपटा देती थी।
बाहर एक छोटा सा मंदिर था जिसमें भगवान के दर्शन कर लेती उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, लेकिन सब कुछ अब एक सपना था। उसे मालूम था अब उसे कोई नहीं ढूंढेगा, सब कुछ खत्म हो चुका था। आज वो लीना के कमरे में सफाई कर रही थी। फिर से एक महीना बीता था, उसका महीना स्टार्ट हो गया था। वो दर्द से सुबह से बेचैन थी। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और पूरे शरीर को दुपट्टे से ढक कर रखा था। उसकी नीली आंखें बहुत गहरी थी, जिसकी तारीफ हर कोई करता था। उसका सुंदर चेहरा, सब कुछ बदल गया था। संग्राम ने उसे ऐसी जगह लाकर पटक दिया था जहां उसे घुट घुट कर पूरी जिंदगी निकालनी थी। अमारा लीना के कमरे की सफाई कर रही थी। उसका कमरा बहुत बिखरा हुआ था। उसने बालकनी साफ की और ड्रेसिंग टेबल से सारा सामान ड्रॉअर में रखा। तभी उसकी नजरें सामने शीशे पर ठहर गई। उसका दुपट्टा सरक गया था। हाथों पे, कंधों पे और गले के नीचे जलाए हुए निशान थे। ये घाव एक महीने पहले के थे, जो कि ठीक हो गए थे, लेकिन उसके निशान काले काले दिख रहे थे। अमारे ने अपने चेहरे को देखा। आंखें धंस गई थी, गाल पिचक गए थे और चेहरा मुरझा गया था। नौकर भी 3 टाइम का खाना खाता है, लेकिन यहाँ उसे 2 टाइम भी मुश्किल से खाना मिलता था। 2 दिन और बचे थे, संग्राम की सगाई थी, वह भी बाहर गया हुआ था। इसलिए शायद अमारा बची हुई थी और शायद अब संग्राम का मन भी अमारा से उठ गया हो। अमारा ने आईना साफ किया और बाहर आ गई। उसने किचन में लीना के लिए खाना बनाया अलग से, क्योंकि वो डाइटिंग कर रही थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में कितना कुछ झेला था उसने। बस समाज के डर से मीना जी ने उसे नहीं रखा। अपनी खुद की बेटी को त्याग दिया। अमारा के साथ जो भी हुआ, लेकिन सब कुछ की जिम्मेदार सिर्फ अमारा थी, इसलिए वो ही झेल रही थी। समाज कितने दिनों तक बोलता, एक न एक दिन चुप हो जाता। जब वो गुनहगार लड़के को अपना सकता है, तो लड़की को क्यों नहीं? लेकिन इन सब बातों का क्या फायदा? अमारा तो भुगत रही थी, और शायद कितने दिनों तक और भुगतेगी ये भी कोई नहीं जानता था। पूरा घर सज रहा था। बाहर गार्डन की सफाई अमारा ने कर दी थी। शायद वही सगाई का प्रोग्राम रखा जाना था। अमारा ने पूरे घर को देखा। संग्राम, जो कि उसके माँ बाबा की नजरों में उनका दामाद था, उसकी सगाई हो रही थी। अमारा जानती थी वो ये सब नहीं रोक सकती, और सच ये था, उसे रोकना भी नहीं था। अमारा गार्डन में खड़ी थी, तभी उसने देखा एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिससे अरिजीत सिंह के साथ एक लड़का उतरा। अमारा ने गौर से देखा, वो संग्राम तो थे नहीं। अमारा भी अंदर आ गई। उससे घर में काम कर रही मेड ने चाय बनाने को कहा। कविता अमारा से बोली, ए सुनो, जो अभी आए हैं ना, वो ठाकर साहब के पार्टनर है बिजनेस में, इसलिए तू चाय बनाकर उनके कमरे में दे आना, समझी? लेकिन हम क्यों जाएं? अमाया ने हल्का डर कर कहा। कविता बोली, अरे जाओ ना, सुना है बहुत ज्यादा खड़ूस इंसान है, इसीलिए। अमाया डर रही थी। अब ये कौन सी नई मुसीबत है जो दस्तक दे रही है? अमाया ने पहले सोचा, फिर उसने ट्रे में चाय का कप रखा और चल दी। जो भी हो, उसे तो इन सब की आदत हो चुकी थी। उसने बाहर आकर देखा तो लीना उसे मिल गई, जो कि हद से ज्यादा मेकअप करके उसी की तरफ आ रही थी। तुम आ गई, चलो मेरे पीछे, उसने अदा के साथ कहा। अमारा भी उसके पीछे चल दी। ठाकुर मेंशन में सैम की सगाई की तैयारी हो रही थी। अमारा को इससे कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा, वो नॉर्मल थी। वैसे भी संग्राम उससे दूर रहे, वो ये दिल से चाहती थी। सेकंड फ्लोर के लास्ट वाले कमरे में लीना ने नॉक किया तो अंदर से कमिंग की आवाज आई। ये आवाज भारी थी। मिस्टर राणा, लीना ने मुस्कुराकर कहा। वो हद से ज्यादा खुश हो रही थी। कमरे में वो लड़का सोफे पर बैठा हुआ था। उसने हाफ ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके हाथों में टैटू दिख रहे थे। बहुत से टैटू उसके लेफ्ट हैंड में भी थे। पूरे हाथों में नसें उभरी हुई थी। वो अच्छा खासा बॉडी का मालिक था। उम्र करीब 24 से 25 साल रही होगी। उसके चेहरे पर गजब का तेज था। गोरा रंग, मीडियम काली आंखें और चेहरे पर बिखरे हुए बाल, कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। वो लीना तो जैसे उसके लिए पागल हुई जा रही थी। अमार ने सामने टेबल पर चाय की ट्रे रख दी और लीना की तरफ मुड़ी। और कोई काम है? अमार ने धीरे से कहा। लीना ने जाने का इशारा किया। वो लड़का हाथ में एक फाइल लिए देख रहा था। वो लड़का लीना से बोला,
ये फाइल मिस्टर सिंह को दे देना और थोड़ी देर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिस्टर राणा ने कहा और चाय का कप उठा लिया। उसने एक भी बार लीना को नहीं देखा। ओके मिस्टर राणा, जैसे आप चाहें। आपको कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। नो थैंक्स, अब तुम जा सकती हो, मिस्टर राणा ने बिना देखे कहा। अमारा नीचे आकर शाम की तैयारी करने लगी। सारे नौकर शाम की तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि आज घर पर बहुत खास मेहमान था जिसका नाम वीर प्रताप सिंह राणा था। इनका मनाली में बहुत फेमस होटल था जिसकी चर्चा विदेशों तक थी। खासकर इनका रेस्टोरेंट, वो भी बहुत फेमस था। बाकी इनका होटल शाही तरीके से तैयार किया हुआ महल था जिसमें एक दिन रहने की कीमत बहुत अधिक थी। सुना है वीर प्रताप सिंह राणा राजस्थान के राजा रतन सिंह राणा के बेटे थे, जो कि बहुत रईस हैं। इसलिए उनका बिजनेस बहुत बड़ा था। सिर्फ एक ही नहीं, केमफील्ड में वीर का नाम था। अब सोचने की बात यह है कि वो आखिर ठाकुर साहब के घर पर क्या कर रहे हैं, जबकि दोनों की कोई बराबरी नहीं है। तो बात दरअसल ये है कि अरिजीत जी वीर प्रताप सिंह राणा के पिता के पुराने दोस्त हैं और अरिजीत जी तहे दिल से रतन जी के साथ एक होटल की शुरुआत करना चाहते थे। वीर ने तो सीधा नाम बोल दिया, लेकिन रतन प्रताप सिंह जी ने किसी तरह से वीर को मना लिया। अब उन्होंने रतन जी को अपने यहाँ इनवाइट किया तो रतन जी आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती वीर को भेज दिया। वीर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह से भी बचता था, लेकिन उसे अपने बाबा साहब की बात माननी पड़ी और उसे इस जगह पर आना पड़ा। लेना ने जितना वीर के बारे में सुना था, वीर उससे भी कई गुना ज्यादा हैंडसम था। अब तो उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। विशाखा जी ने भी जब वीर को देखा, बस अपनी बेटी लीना के लिए उसे सोचने लगी। उन्हें भी वीर काफी अच्छा लगा था। शाम हो गई। अमार ने सब कुछ समेटा और कमरे में आ गई। उसके कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे, इसलिए उसने दूसरे कपड़े पहन लिए थे। वो सेकंड फ्लोर पर रहती थी, लास्ट में जहाँ वीर का कमरा था। वीर बालकनी में टहल रहा था और किसी से बात कर रहा था। अमारा जैसे ही निकली, उसकी नजरें वीर पर पड़ी। वीर बातें कर रहा था। उसका एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ को अपने चेहरे पर कभी कभी घुमा रहा था, जैसे बात बहुत सीरियस चल रही हो। अमारा नीचे आ गई, टेबल पर खाना रखने लगी। सभी नीचे आ गए थे। टेबल बहुत बड़ा था, चारों तरफ खाना रखा हुआ था। सभी नीचे आ चुके थे। संग्राम भी आ गया था, उसके साथ अनिका भी थी, लेकिन वीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अमारा वहां से हट गई। उसने फिर दोबारा दोनों को नहीं देखा। सभी खाना खाने लगे। अमारा किचन की खिड़की के पास थी, जहां से सभी उसे देख रहे थे। करीब आधे घंटे बाद सभी ने खाना खाया तो अमारा टेबल साफ करने लगी। तभी उसे संग्राम दिखा। ये सब छोड़ो और मेरे कमरे में चलो, उसने अमारा के पास आकर कहा। अमारा ने कुछ नहीं कहा, वो बस काम करती रही। मैंने कहा ना मेरे कमरे में आओ, सुनाई नहीं देता। वो फिर से दांत पीसते हुए बोला। नहीं जा सकते, अमारा ने कहा और किचन में चली गई। खैर, संग्राम वहां नहीं आया क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे। करीब आधा घंटा बीत चुका था। अमारा ने खाना खाया और कमरे में चली गई। उसने दरवाजा खोला ही था कि संग्राम ने उसे अंदर खींच लिया। अमारा हड़बड़ा गई। उसने सामने देखा तो सामने संग्राम था। वो गुस्से में बोला, मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? अमारा बोले, हमें छोड़िए, अब हम आपकी बीवी नहीं हैं। हमारा सिंदूर, हमारी शादी सब फर्जी है। अमार ने हिम्मत बटोर कर कहा। संग्राम हंसने लगा और बोला, तुम भूल गई हो शायद, मैंने 2 बार तुम्हारे साथ। बाकी के शब्द उसने मुंह में रख लिए। अमार ने इधर उधर देखा। उसे संग्राम की चंगुल से भागना था। वो अब उसे खुद को छूने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने संग्राम को धक्का मारा और भाग गई। वो लास्ट वाली बालकनी की तरफ भागी। संग्राम हंस पड़ा और बोला, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अमारा बालकनी में आई तो उसने देखा वहां वीर खड़ा था। अमारा तुरंत वीर के पीछे छिप गई। वीर को भी कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये क्या कर रही है? कुछ चाहिए? वीर ने अमारा को देखते हुए कहा। अमारा ने नाम में सिर हिलाया, लेकिन वो उसके बगल में ही खड़ी रही। उसे लग रहा था शायद वो संग्राम से बची हुई है, वो यहाँ नहीं आएगा। वीर ने हल्के चांद की रोशनी में अमारा को देखा। अमारा बहुत घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर पसीना था। उसकी आंखें बस इधर उधर देख रही थी। वीर की नजरें एक पल के लिए अमारा पर ठहर गई।
अमारे के कुछ बाल हवा में झूल रहे थे। पूरा शरीर दुपट्टे से ढका हुआ था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। वो परेशान थी, ये बात वीर समझ चुका था, लेकिन उसे किसी के भी मामले में पड़ने की आदत नहीं थी। वो बालकनी की तरफ मुड़ गया। संग्राम वहां आया तो वीर को देखकर वापस जाने लगा। उसे इस वक्त अमारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जब से यहाँ आया था उसने अमारा को हाथ नहीं लगाया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई पड़ी थी। वो मन मार कर अपने कमरे में चला गया। सुबह हो चुकी थी। आज पूरा बगीचा सजा हुआ था। अनिका अपने कमरे में ही नाश्ता कर रही थी। अमारा उसके कमरे में आई। उसे लीना ने भेजा था। उसने अनिका से पूछा, और कुछ चाहिए आपको? अमारा ने पूछा तो अनिका बोली, नहीं, बस थोड़ी देर बाद आ जाना, मेरे बैग में पेन और आए मसाज के लिए। अमारा ने कहा और छोटा प्लेट उठाकर नीचे ले जाने लगी। तभी संग्राम उसे देखा। वो उसे गुस्से से घूर रहा था। अमारा ने नजरें नीचे की ओर जाने लगी। वो उससे गुस्से में बोला, मेरे कमरे में आओ जल्दी से, समझी, वरना तुम जानती नहीं गिन गिन कर बदले लूंगा मैं। तुम माफी मांगोगी तब भी माफी नहीं मिलेगी। हम नहीं आ सकते, अमाया ने धीरे से कहा और जाने लगी। संग्राम ने अमाया का हाथ पकड़ लिया। चलोगी या नहीं? हाँ, ये उठा कर ले जाऊं? अमाया घबरा गई। उसकी हाथों से प्लेट छूट कर नीचे गिर गई। अरे क्या हुआ? वंदना जी जल्दी से आई। वो ऊपर ही आ रही थी। वीर भी शायद ब्रेकफास्ट करके ऊपर आ रहा था। जब उसने वो आवाज सुनी, उसके कमरे का रास्ता वहीं से था, तो वो ऊपर जाने लगा। संग्राम वहीं खड़ा गुस्से से अमारा को घूरता रहा, जबकि अमारा तुरंत नीचे बैठकर टूटे हुए बर्तन साफ करने लगी। वंदना जी आई और बोली, ओह, तो तुमने इतने महंगे बर्तन तोड़ दिए। बहुत अच्छा, आज का खाना इसे नहीं मिलेगा, ना ही अभी का ना दोपहर का। वंदना जी ने नीचे आवाज लगाई। दूसरे नौकर को तो उसने सिर हिलाया और चल दिया। अमारा कांच के बर्तन उठा रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे संग्राम के डर से। तभी उसमें चीरा लग गया। खून बहकर नीचे गिर रहा था। संग्राम अब भी वहीं खड़ा अमारा को घूर रहा था। वीर अमारा के आगे खड़ा था। बीच में अमारा बर्तन उठा रही थी, वहीं संग्राम पीछे। वीर ने देखा अमारा के हाथ खून से सन चुके थे। वो फिर भी बर्तन उठा रही थी। वो साइड से अपने कमरे में चला गया। वैसे भी वो संग्राम से कुछ खास बात नहीं करता था। संग्राम गुस्से से अमारा कोई घूरे जा रहा था। वंदना जी ने देखा अमारा संग्राम पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। अमारा नीचे चली गई और अपना हाथ सिंक में धोने लगी। सारे सर्वेंट्स खाना खाने जा रहे थे। अमारा भी उनके साथ जाने लगी। तभी कविता नाम की मेड ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? वो अमारा को देखते हुए बोली। खाना खाने, अमारा ने कहा तो कविता उसे घूर कर बोली, एक बार दिमाग में बात नहीं घुसती क्या? अमारा समझ नहीं पाई, इसलिए कुछ नहीं बोली। वंदना जी मैडम ने कहा है तुम्हें सुबह और दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन हमें भूख लगी है और इतना सारा काम है अभी, अमार ने फिर से कहा तो कविता बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन खाना नहीं मिलेगा, अब जाओ यहाँ से, हमें भूख लगी है। वो अमारा को दुत्कारते हुए बोली। अमारा वहां से चल दी। वो गलियारी में ही आकर बैठ गई। संग्राम अपनी माँ के कमरे में था। वो इस वक्त काफी गुस्से में था। मॉम, आपने एक बार भी मुझसे पूछा? आपने अपनी मर्जी से मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी, मतलब अचानक से क्यों? सैम बेटा शांत हो जाओ। हम लोग गांव गए थे इसलिए बात नहीं हो पाई। फिर वो सारे झमेले और शादी, एंगेजमेंट, ये सब तो करना ही था ना। तुम और अनिका एक दूसरे को पसंद करते हो, फिर क्या हर्ज है? अब विशाखा जी संग्राम को समझाते हुए बोली, मॉम, मुझे एनी पसंद है, उसका ये तो मतलब नहीं था हम अभी ही ये सब करें। थोड़ा तो टाइम चाहिए था ना। विशाखा जी बोली, सैम बेटा, एनी रेडी है, बट तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? और एनी तो अब शादी भी जल्दी ही करना चाहती है। इनफैक्ट एक ही मंथ में हम शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर तुम अमेरिका का बिजनेस संभालोगे, इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे डैड भी तो मनाली जा रहे हैं, हमें वहाँ टाइम लगेगा। फिर शादी, ये सब तो दूर की बात होगी। हम बहुत बिजी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है वीर प्रताप सिंह राणा का बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। लोग तरसते हैं उनके साथ काम करने के लिए। संग्राम गुस्से में बोला, और स्टॉप इट मॉम, आपको हर चीज में बिजनेस दिखता है, मेरी लाइफ आपको खराब करनी है इन सब के चक्करों में। विशाखा जी बोली,
सैम, तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। आज एंगेजमेंट है और कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ मैं। संग्राम बोला, बस ये सब खत्म कीजिए, मुझे पसंद नहीं आ रहा। मेरा दिमाग खराब है पहले से। और अमेरिका अमारा भी जाएगी। तभी वंदना जी भी अंदर आ गई और संग्राम की बात सुनकर बोली, व्हाट अमारा? विशाखा जी भी चौंक पड़ी अमारा का नाम सुनकर। संग्राम बोला, हम्म, फिलहाल वो मेरी बीवी है और आपने कहा था 2 साल में उसे अपने पास रखूंगा। संग्राम बेशर्मी से बोला, देखो वैशु, मैं पहले ही जानती थी ये लड़की यहाँ आएगी तो जरूर कुछ करेगी। वंदना जी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। विशाखा जी बोली, सैम होश में तो हो, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, क्योंकि शादी ही फर्जी है। और तुम सगाई करोगे और शादी भी एक ही महीने में होगी, और वो लड़की, उसे तुम अमेरिका ले जाओगे कैसे? ना उसका पासपोर्ट है ना वीजा, और क्यों ले जाना है उसे? संग्राम गुस्से से भर उठा। कहा उसने अमारा के साथ ये सब उसे पाने के लिए किया, और ये लोग कुछ दिन उसे अमारा के साथ देखना भी नहीं चाहते थे। संग्राम गुस्से में बोला, आपका क्या मतलब है? मैं उसे छोड़ दूं? आखिर किस लिए? वंदना जी ने ताली बजाकर कहा, क्योंकि मैंने उसका सिंदूर थूक दिया, उसे घर में नौकर बनाकर रखा है। और मेरी बेटी एनी, उसके साथ तुमने क्या किया? उस गांव की कमार को उठा कर ले आए, और फिर तुम भी अपनी मनमर्जी चला रहे हो। वाह सिम बेटा, बहुत अच्छे। संग्राम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ज्यादा बोलना उसके बस में नहीं था। वो समझ गया था अमारा और उसके शादी के दिन एनी उसे कुछ बता रही थी, लेकिन उसने बात आधी ही छोड़ दी थी। अब उसे समझ आया था सच क्या था। संग्राम ने आगे कुछ नहीं कहा, वो अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने एक नजर अमारा को ढूंढा, फिर वो उसके कमरे के पास आया। गलियारे की खिड़की खुली थी। अमारा एक कुर्सी से सिर लगाकर सो रही थी। वो इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। संग्राम करीब उसे 10 मिनट तक देखता रहा, फिर दिल मसमोस कर चला गया। क्या संग्राम को अमारा से प्यार हो गया था, या फिर उसे सिर्फ अमारा के साथ फिर से दरिंदगी करने की चाह थी? अमारा इन सब से बेखबर सो रही थी। उसकी किस्मत की डोर उसके हाथ में थी कहाँ? वो तो बस एक कठपुतली की तरह थी, जिसे वो लोग जैसे चाहे वैसे घुमा रहे थे। अमारा को बहुत भूख लगी थी। वो बाहर आई, शाम हो चुकी थी, सारे नौकर काम में लगे हुए थे। अमारा को बाहर जाने की मनाही थी। खुद विशाखा जी और वंदना जी ने उसे मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी अमारा संग्राम के सामने आए और संग्राम का मन शादी से इनकार करने को तैयार हो जाए। लेना ने अमारा को वीर के कमरे में कॉफी देने को कहा। शाम के करीब 7 बजने वाले थे। अमारा कॉफी लेकर वीर के कमरे में गई। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। राणा साहब, अमारा ने कहा। वीर ने सामने देखा, अमारा खड़ी थी। उसके हाथ में कॉफी का ट्रे था। यहाँ रख दो और इसे ले जाओ, मुझे नहीं खाना। वीर ने सामने प्लेट दिखाते हुए कहा। उस प्लेट में कुछ कपकेक्स रखे हुए थे। अमारा ट्रे रखकर प्लेट उठाने लगी, तभी वीर की नजर उसकी हथेली पर पड़ी। अमारा का हाथ सूजा हुआ था और घाव साफ नजर आ रहा था। उसे याद आया, वंदना जी ने आज उसको खाना ना देने की बात कही थी। सुनो, वीर ने कॉफी उठाते हुए कहा। जी। अमारा वीर की तरफ देखने लगी। ये केक्स तुम खा लो, शायद तुम्हें भूख लगी है। अमारे ने हाँ में सिर हिलाया। उसे उस वक्त बहुत बेबसी फील हो रही थी। मतलब आज क्या दिन आ गए थे उसकी जिंदगी में? वीर ने फिर से कहा, तुम खा लो, ये छूटे नहीं है। अमाया ने प्लेट अपने हाथ में ले ली और वहां से गलियारे की तरफ चल दी जहां वो रहती थी, और कमरे के बाहर गलियारे में ही बैठ गई, क्योंकि सभी बाहर थे। वीर बाहर बालकनी में आया। वो नीचे देख रहा था। जब मुड़ा तो उसकी नजर अमारा पर टिक गई। वो इस समय बहुत मासूम लग रही थी। इस वक्त वो एक हाथ से खा रही थी और दूसरे हाथ से अपनी आंखों को पोंछ रही थी। अपनी बेबसी पर उसके पास रोने के अलावा कुछ था भी तो नहीं। जब दिल में दर्द होता था तो उसकी आंखें बिना मुंह से कोई आवाज निकाले खामोशी से बहने लगती थी, और इस समय भी यही हो रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसका दिल रो रहा था और वो अपने साथ आंखों को भी रुला रहा था।
वीर को बहुत अजीब लगा। उसे शुरू से ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो ऐसे मजबूरी में जिए। उसे चिढ़ थी ऐसे लोगों से। लेकिन अमारा, पता नहीं क्यों, उसे देखकर अजीब सा महसूस होता था। वो अमारा को बिल्कुल नहीं जानता था, ना ही उसके बारे में कुछ जानता था। लेकिन कोई इतना भी क्यों मजबूर होगा कि उसे खाना मिले तो खाए। अरे काम करना है तो पैसे मिलेंगे ही, उस पैसे से खाओ। किसी पे आश्रित क्यों होना। लेकिन वो कहाँ जानता था उसकी सोच से बहुत आगे तक अमारा ने झेला है। दरिंदगी, मारपीट और भी बहुत कुछ। समाज के बेहूदे नियम की बलि वो चढ़ चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। महज 16 साल की उम्र में उसने बहुत कुछ झेल लिया था। अमारा कहीं बाहर जाना नहीं था, इसलिए वो पानी लेकर अपने कमरे में जा रही थी। बाहर लोग आ रहे थे संग्राम की सगाई में शामिल होने के लिए। अमारा पानी की बोतल लेकर मुड़ी ही थी कि उसे किसी ने खींच लिया। अमारे ने देखा सामने संग्राम खड़ा था। उसकी आंखें लाल हुई पड़ी थी। अमारा घबरा कर उसे देख रही थी। उसकी आंखें फैली हुई थी क्योंकि संग्राम ने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा था। संग्राम गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझसे आजाद हो जाओगी? तुम गलतफहमी में हो हमारा। संग्राम उसकी आंखों में देख रहा था। मैं सगाई कर रहा हूँ सिर्फ मॉम की वजह से, वरना तुम मेरी बीवी हो और बीवी ही रहोगी, समझी? अमारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ दिन पहले के पल घूमने लगे जब संग्राम के कमरे में अनिका थी और दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। तब क्या उन्हें याद नहीं आया कि अमारा बीवी है उनकी? क्या इनके लिए सिर्फ हमसे अपनी इच्छाएं पूरा करना ही सुख है, बाकी कुछ नहीं? अमारा हिम्मत करके बोली, आपकी सगाई हो रही है, अब हम आपकी बीवी कहाँ से हुए, बोलिए। संग्राम अमारा को ही देख रहा था जैसे वह उसे खा जाएगा। सिर्फ सगाई हो रही है, लेकिन सिंदूर तो तुम्हारी मांग में भरा है ना, तो अभी तुम मेरी बीवी ही हुई। संग्राम अमारा को कोने में धकेल रहा था। उसने अमारा को अपने करीब किया और जबरदस्ती करने लगा। अमारा घबरा गई, लेकिन संग्राम के सामने उसकी ताकत क्या काम आती, इसलिए वो सहम गई। तभी विशाखा जी ढूंढती हुई आई। सैम, कहाँ हो बेटा? संग्राम ने गुस्से से दांत कस लिए और अमारा को छोड़कर बाहर आ गया। अमारा हांफने लगी। उसकी तो जैसे सांसें ही उखड़ रही थी। संग्राम के सामने वो बोतल लेकर ऊपर जाने लगी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। वो सीढ़ियों से ऊपर आई और गिरने ही वाली थी कि वीर ने उसे संभाल लिया। ब्लैक प्रिंस सूट में वो कमाल का लग रहा था। एक पल के लिए तो अमारा अपने बाबा के दिखाए हुए ख्वाबों में पहुंच गई। वीर ने उसके हाथों को पकड़ रखा था। अमारा का एक हाथ वीर के सीने पर था। अमारा ने उतनी ही देर में यह महसूस कर लिया कि वीर की धड़कन बहुत तेज थी। वीर का चेहरा फिलहाल बिल्कुल सपाट था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखें अमारा पर ही थी। अमारा ने अचानक घबरा कर वीर को छोड़ दिया, लेकिन वीर की पकड़ मजबूत थी। वो उसे देखता रहा। तुम गिरने वाली थी, वो उसे देखते हुए बोला। जी माफ कीजिएगा, अमारा ने एक नजर वीर को देखकर कहा। वीर ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, थोड़ा धीरे चलो, तुम्हारी वजह से दूसरों को भी तकलीफ हो सकती है। जी, अमारा बोल कर चली गई। वीर भी नीचे बगीचे में चला गया। बहुत सारे लोग सगाई में आए थे, लेकिन वीर को देखने के बाद हर बिजनेसमैन उससे मिलता जरूर। वीर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ये रॉयल फैमिली से होना वगैरह उसे कभी भाया ही नहीं। वो खुलकर जीना चाहता था, खुलकर हंसना चाहता था। उसने इस सब के चक्कर में अपना बचपन तक खो दिया। स्कूल भी उसकी फैमिली का था, तो सारे टीचर्स भी उसे प्यार करते थे, या ये कहिए डरते थे। मतलब हद है यार, वो कहीं घूमता भी तो लोग नजरें झुकाकर बात कर दें, क्योंकि वो राजा रतन प्रताप सिंह का बेटा था। अब यहाँ भी उससे बड़े बड़े उम्र के लोग उसे आप बोलकर संबोधित करते। उसका मन उब रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी अरिजीत सिंह के साथ आ रहे जोड़े पर। संग्राम तो ठाकुर अरिजीत सिंह का बेटा था। ये कुछ हद तक वीर को मालूम था, लेकिन ये उसने अनीका को गुस्से से देखा। अनीका वीर से नजरें चुरा रही थी। जब अरिजीत सिंह ने वीर को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, वीर ने फीका मुस्कुराकर हेलो कहा। वीर अनीका को जानता था, भले ही उसे उसका नाम याद नहीं था, बट अनीका ने एक बार वीर के सामने एक प्रस्ताव रखा था जब कभी वो थाईलैंड गई थी।
उसे वीर पसंद आया था और अनीका ने उसके सामने एक रात हम बिस्तर होना चाहा था। वीर ने उसे अजीब नजरों से घूरा और एक्सक्यूज मी बोलकर उसके सामने से हट गया। अनीका गुस्से से तिलमिला उठी। उसे भी वो दिन याद आया जब उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ शर्त रखी थी कि वो वीर को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेगी और उसे अपने पीछे पागल बनाकर छोड़ेगी। लेकिन सब बेकार। वीर ने उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। संग्राम बस अमारा के बारे में सोच रहा था। उसे अमारा से दूरी बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। देर रात तक पार्टी चलती रही। संग्राम बुझे मन से अनीका के साथ कपल्स डांस कर रहा था। वहीं नाच चाहते हुए भी अनीका की नजर वीर पर जा रही थी। वो डर भी रही थी कहीं वीर उसकी सच्चाई संग्राम को बताना थे। इन सब से बेखबर वीर कहीं और खोया हुआ था। भले ही उसके हाथ में ड्रिंक था बट वो पी नहीं रहा था। खैर सगाई हुई और वंदना जी ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका का बिजनेस संग्राम संभालेगा। अरिजीत जी और वंदना जी के पति दोनों की कंपनी खड़ी हो रही थी वहाँ। तो वो चाहते थे संग्राम और अनिका कुछ दिन वहाँ बिजनेस देखें। उसके बाद इंडिया में भी उनके प्रोडक्ट्स वगैरह जाएंगे तो वो यहाँ का सोचेंगे। साथ साथ ये भी कह दिया कि शादी भी इसी महीने के अंत में होगी, इसलिए सबको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर संग्राम गुस्से से लाल हो गया कि उसने शादी के लिए हाँ बिल्कुल नहीं की थी। यह उसकी मर्जी के खिलाफ था। लेकिन इतने लोगों के बीच में कुछ कहना बहुत मुश्किल था। एनी, क्या तुम जानती थी ये सब? संग्राम ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। अनीका बोली, मुझे पता था। संग्राम बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? अनीका चिढ़कर बोली, क्योंकि तुम्हें उस फूल वाली से फुर्सत मिले तो ही मैं बताती ना। लेकिन तुम उसके पीछे पागल हो गए हो। तुम्हें बस वो अपने कमरे में चाहिए ना, तो रखो, पूरा 1 महीना है ना, कर लो अपनी मनमानी, फिर तो तुम्हारा मन भर जाएगा उससे। संग्राम ने अपने दांत कस लिए। उसे इस वक्त अनीका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद सबने खाना खाया और चल दिए। वीर को वहां का माहौल ही अजीब सा लग रहा था। वो जल्दी से जल्दी मनाली जाना चाहता था। वहां उसका काम करीब साल भर का था। वैसे भी वो जयपुर कम ही जाता था। उसे ये शाही तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे। वीर ने ड्रिंक के कुछ घूंट भरे और अपने कमरे की तरफ चल दिया। अमारा सो चुकी थी। बाहर का मौसम कुछ खराब सा हो रहा था। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर आ रही थी। उसने खिड़की बंद करनी चाही तो उसकी कुंडी टूटी हुई थी। अमारा बाहर आ गई। संग्राम उसके कमरे की तरफ ही आ रहा था। उसने अमारा को बाहर देखा तो जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अमारा घबरा गई, लेकिन उसे समझ आ गया वो संग्राम ही था। संग्राम ने उसे जोर से पकड़ा और सामने के कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया था। देखिए, अब आपकी सगाई हो गई है, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। संग्राम हंसा। उसने ड्रिंक कर रखी थी। वो बोला, मैं किसी को भी धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ खुद को धोखा दे रहा हूँ। आज से नहीं, शुरू से। बस अपनी मॉम की वजह से मैंने ये सगाई की है, वरना मुझे बंदिशें कभी पसंद ही नहीं है। मार ने संग्राम को गौर से देखा। मतलब ये आदमी अनीका से भी प्यार नहीं करता? कितना अजीब है ये घर, हद ही हो गई। अब तो रिश्तों की इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। संग्राम ने बहुत ज्यादा पी रखी थी तो वो कमरे के सोफे पर ही लुढ़क गया। अमारे ने उसे वैसे ही छोड़ दिया। वो बाहर आ गई। उसने देखा अनीका भी शायद संग्राम को ही ढूंढ रही थी। अमारा जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसकी छोटी सी उम्र थी, भला ये हाई प्रोफाइल लोग उसकी समझ में कहाँ आने वाले थे। वो मौज मस्ती कहीं और करते थे और शादी कहीं और। मतलब ऐसा भी होता है क्या? आगे क्या होगा? क्या संग्राम की शादी हो जाएगी? क्या संग्राम अमारा का पीछा छोड़ देगा? क्या अमारा की परेशानियां खत्म हो जाएंगी? अभी अमारा को और क्या क्या सहना पड़ेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।